नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, 24 का रण और अब एक तरीके से ये शुरू हो गया है। भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 24 के रण के तहत बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस वक्त लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में आज बीजेपी ने शाम तकरीबन 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 26 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया लोकसभा चुनाव के लिए। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची ये जारी की है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ले तो मध्य प्रदेश के 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। मध्य प्रदेश में 5 सीटों को अभी होल्ड पर रखा गया है, 5 सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा गया है। यह सबसे बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और शिवराज सिंह चौहान जो कि विधानसभा चुनाव में लगातार एक्टिव थे और लगातार प्रचार कर रहे थे, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और फिर एक बंपर जीत हासिल हुई। उसके बाद उनको एक नई जिम्मेदारी दी जा रही थी। पूरे कयास लगाए जा रहे थे कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको एक नई जिम्मेदारी देना चाहता है, एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है और वो दिख रहा है। विदिशा की वो सीट जहां से वो पहले भी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जीत चुके हैं, उनकी बहुत सेफ सीट है, वहां से उन्हें मैदान में उतारा गया। वहीं दूसरा सबसे बड़ा जो चेहरा है ज्योतिराज सिंधिया का माना जा रहा है, गुना से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। गुना से इससे पहले भी वो उम्मीदवार थे कांग्रेस के टिकट पर, इससे पहले 2019 में चुनाव लड़े थे और बीजेपी के कैंडिडेट से हार गए थे। लेकिन बाद में वो बीजेपी से राज्यसभा सांसद मौजूदा वक्त में हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन एक बार फिर से गुना से वो लोकसभा के चुनाव के मैदान में उतरेंगे और वहां से अपना जो है जोर आजमाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं और बहुत अहम जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से। यह जानकारी दिल्ली में आज के तो वो चेहरे जो इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, वो आपके सामने हैं। शहडोल से हिमाद्री सिंह मौका दिया गया है और आपको बताएं जबलपुर से आशीष दुबे। अगर हम सभी सीटों की बात करें तो तकरीबन माना जा रहा है 6 से 7 टिकट जो हैं वो कटे हैं और कई जगहों पर 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर टिकट बदले गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम अंदाजा नहीं था कि 24 सीटों पर एक साथ इतने पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में सभी 11 के 11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए। हालांकि छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो वहां पर तकरीबन 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर फेरबदल हुआ है, वहां से टिकट कटे हैं और वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसके बारे में भी जरा हम तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित हुए हैं। 5 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की सूची अभी होल्ड पर है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ेंगे। ज्योतिराज सिंधिया गुना से टिकट मिला उन्हें, वहां से लड़ेंगे। और जो भोपाल की सीट है बहुत ज्यादा अहम, साध्वी प्रज्ञा वहां से इस वक्त सांसद हैं, लेकिन उनका टिकट काट करके आलोक शर्मा को मैदान में उतारा गया। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि देखिए विधानसभा के चुनाव में भी मैदान में थे और सीट नहीं बचा पाए थे। विधानसभा का चुनाव हारने के बावजूद उन्हें फिर से मौका मिला, मंडला से चुनाव लड़ेंगे। विदिशा से जो रमाकांत भार्गव मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट काट करके शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की उनका जो टिकट कटा है उनकी जगह पर आलोक शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। मुरैना में शिव मंगल सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया गया है। मुरैना सीट देखिए अभी खाली है क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर वहां से सांसद थे, लेकिन अब जब वो विधानसभा चुनाव में अब मैदान में थे, उसके बाद जीतने के बाद स्पीकर हैं, तो वो सीट खाली थी। मुरैना में शिव मंगल सिंह तोमर को टिकट मिला। ग्वालियर में विजय सेजवलकर मौजूदा सांसद, लेकिन अब उन्हें टिकट ना देकर के भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। तो हम सूची जो बता रहे हैं उसके बारे में और डिटेल और जानकारी आपको देते हैं। सीधा ग्राउंड पर चलते हैं। हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश से मेरे साथ अतुल जुड़े हुए हैं, अतुल मेरे साथ मौजूद हैं और अंकुश शर्मा मेरे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। अतुल, मैं आपसे पहले समझना चाह रहा हूं कि 24 सीटों पर नाम ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। दूने उत्साह के साथ
मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है और निश्चित रूप से रीवा लोकसभा के मतदाताओं का समर्थन श्रद्धेय मोदी जी को मिलेगा, प्रचंड समर्थन मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। इस बार तीसरी बार आपका होगा तो क्या प्राथमिकता रहेगी आगे और बढ़ने की? अभी हमारे यहाँ रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत विकसित नहीं है, हवाई मार्ग तक अभी शुरुआत हो रही है। ठीक है, देखिए जहां जहां से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और अतुल, मैं आपका ही रुख कर रहा हूं कि अतुल, अब जो इस वक्त जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसके बारे में जरा पूरी आप जानकारी दें। जी बिल्कुल, एक बार क्या वो सवाल वापस दोहरा सकते हैं आप? जी हाँ, देखिए अब 24 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, एक तरह से तस्वीर साफ कर दी गई है, लेकिन 5 सीटों को होल्ड किया गया है। अगर हम अभी की तस्वीर देखें, कई सीटों पर टिकट कटे भी हैं, कई को रिपीट किया गया है। क्या मौजूदा लड़ाई नजर आती है? कितनी मजबूत दावेदारी इन उम्मीदवारों की उन सीटों पर? देखिए बिल्कुल, बीजेपी का देखिए इस समय जो मकसद वो बिल्कुल स्पष्ट था कि लोकसभा चुनाव हर हाल में जो है 370 सीटों से ज़्यादा जीतना है। और जिस तरीके से आज टिकटों की घोषणा हुई, तो खासतौर पर मध्य प्रदेश के लिहाजे से अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने तमाम वो चेहरे सामने उतारे हैं जो कहीं ना कहीं उस स्थान पे उस क्षेत्र में अपने आप को काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। देखिए, मैं जिस तरीके अगर शुरू से मैं बात करूँ तो खासतौर पर विदिशा की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो क्षेत्र माना जाता रहा है और पहले भी वहाँ से वो चुनाव लड़ चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं सीधे तौर पे वो राजनीति में सक्रिय भी रहे। हालांकि देखिए, दिल्ली की मंशा थी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से उनको दिल्ली की तरफ भेजा जाए और विदिशा के माध्यम से उनका दिल्ली का रास्ता खोला गया है। इसके साथ में अगर एक चौंकाने वाली जिस तरीके से नाम सामने निकल के आया है वो है गुना सीट पर, क्योंकि केपी सिंह का वहाँ पे टिकट काट दिया गया है और वहाँ पे ज्योतिराज सिंधिया को वहाँ पे से टिकट दिया गया है। केपी सिंह वही थे जिन्होंने 2019 में ज्योतिराज सिंधिया को गुना सीट पे से ही हराया गया था। हालांकि अगर मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल के लिहाज से ये मान के पहले से चला जा रहा था कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, क्योंकि जिस तरीके से उनका बयान रहा है, बीजेपी कई बार मुसीबत में पड़ी उस बयान की वजह से, और एक बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बात को जिक्र भी कर चुके हैं। और इस बात के बाद ये मान के चला जा रहा था कि भोपाल से कम प्रज्ञा ठाकुर का टिकट रिपीट नहीं होगा। आलोक शर्मा को मैदान में उतारा गया है। आलोक शर्मा भोपाल के पूर्व महापौर भी रहे हैं और जनता के बीच में लंबे समय से चुने भी गए हैं। ऐसे में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर भोपाल चेहरे की मैं बात करूं आलोक शर्मा की, तो तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है या कार्यकर्ता है, सबको साथ में लेकर चलना कहीं ना कहीं लंबा उनका कैरियर रहा है। ऐसे में ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार अलग अलग सीटों के ऊपर बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा की है, तो तमाम पहलू के ऊपर चर्चा करी। उसके साथ ये कोशिश की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चेहरे को जमीनी स्तर पर उतारा जाए, यानी चुनाव में समर में उतारा जाए जो जनता के बीच में लंबे समय से जुड़ा हुआ है। खासतौर पर देखिए, अगर मैं बात करूँ जिस सीटों को रोक दिया गया है, छिंदवाड़ा सीट, क्योंकि देखिए इसका जिक्र करना काफ़ी ज़रूरी है। छिंदवाड़ा सीट बीजेपी के लिए वो उस महत्वाकांक्षी सीटों में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास 2019 के चुनाव में आ चुकी थी। एक वो सीट जिसपे मोदी लहर होने के बावजूद बीजेपी कब्जा नहीं जमा पाई थी, वो छिंदवाड़ा सीट थी। लेकिन जब 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है, तो उसमें से जो 5 सीट को होल्ड किया गया है उसमें से एक सीट छिंदवाड़ा भी है। और छिंदवाड़ा में जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछले दिनों किस तरीके से कमलनाथ एपिसोड हुआ था और उसके बाद से बीजेपी काफ़ी सस्पेंस के साथ भी छिंदवाड़ा में काम कर रही थी, तो ये मान के चला जा रहा है कि आने वाले दिनों में छिंदवाड़ा से जो भी नाम सामने निकल के आएगा काफ़ी चौंकाने वाला होगा। बहरहाल देखिए, इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो खजुराहो से बीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और खजुराहो से जिस तरीके से उनका जनता का संपर्क रहा है, सीधे तौर पर खजुराहो से जिस तरीके से जुड़े रहे हैं और जो पुराना कार्यकाल 2019 से लेके अभी तक का जो रहा, जिसका फीडबैक खुद पार्टी ने लिया, उसके हिसाब से उस सीट के लिए काफी परफेक्ट बैठ रहे थे और कहीं ना कहीं इस बात को लेके बीजेपी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा भी। देखिए, दमों से राहुल लोधी को मैदान में उतारा है। उमा भारती के रिश्तेदार माने जाते हैं और कहीं ना कहीं उस जगह पे लोधी समाज का काफी हस्तक्षेप रहता है। अगर देखिए पूरी टोटल समीकरण की बात अगर हम समझने की कोशिश करें, मध्य प्रदेश में फिलहाल 24 प्रत्याशियों की उससे तो करीब 9 जो सांसद हैं उनको वापिस चुनाव में उतारा गया है। लगभग 7 सांसद जो थे
जिसमें से प्रज्ञा ठाकुर का मैं जिक्र करूंगा, केपी सिंह का मैं जिक्र करूंगा, इसके साथ में मुरैना सिमंगल जो थे उनका जो है कुल मिला के 7 लोगों का टिकट काट दिया गया है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, देखिए बीजेपी ने जिस तरीके से पूरी तैयारी की थी और ये मान के चला जा रहा था कि चौंकाने वाले नाम होंगे, बहरहाल लेकिन देखिए बीच में जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा था कि वो चेहरे जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी का नेतृत्व करते हैं लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वा दिया गया था, उनको एक बार वापस मौका दिया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका दूरी बना के रखी गई। हालांकि फग्गन सिंह कुलस्ते की मैं बात करूं तो फग्गन सिंह कुलस्ते क्योंकि चुनाव हार गए थे तो उनको वापस चुनावी विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनको लोकसभा चुनाव में वापस उनको मैदान में उतारा गया। गणेश सिंह को वापस चुनाव टिकट दिया गया है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक पूरी समीकरण के साथ बीजेपी चल रही थी, देखिए सामाजिक समीकरण के साथ क्षेत्रीय समीकरण और इसके साथ मैं आ रहा हूं आपके पास, जरा मैं आ रहा हूं, लेकिन कुछ जानकारी है वो बहुत अहम है। अंकुश, अतुल जरा ये बता दें अपने दर्शकों को, इन सीटों पर सांसदों के टिकट कटे हैं। भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कटा, पूर्व मेयर आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है और प्रज्ञा सिंह का टिकट क्यों कटा इसके बारे में भी मैं आपसे पूछूंगा। इधर गुना की बात कर ले, केपी यादव मौजूदा सांसद, पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था कांग्रेस के टिकट पर जब वो लड़े थे, लेकिन अब उनकी जगह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही टिकट दिया गया और उनका टिकट कट गया। सागर से राज बहादुर सिंह की बजाय लता वानखेड़े को टिकट दिया गया है। ये तीसरी सीट हुई जहां पर टिकट कटा है। उसके अलावा रतलाम की चौथी सीट है जहां से जीएस डामोर की जगह पर अब अनीता नागर सिंह चौहान को मौका दिया गया है। वो कितना ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी इस सीट पर देखना होगा। विदिशा से रमाकांत भार्गव है, मौजूदा सांसद है, लेकिन देखिए अब पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, उन्हें यहां से टिकट दिया गया है। तो ये आपके सामने तस्वीरें हैं और ये वो सीटें हैं जहां से टिकट कटे हैं। और अगर हम गुना की बात कर लें या विदिशा की बात कर लें तो गुना से तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उसके अलावा विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिला। लेकिन भोपाल की अगर बात कर लें या फिर दूसरी जो सीटें हैं, चाहे वो सागर की सीट जो हम आपको दिखा रहे हैं, सागर की यहाँ से टिकट कटा है। उसके अलावा ये रतलाम की सीट, यहां से टिकट क्यों कटा, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अतुल हमारे साथ मौजूद है। अतुल, देखिए 5 सीटों पर अगर टिकट कटने को हम समझे तो क्या नजर आता है, क्या वजह समझ में आती है? क्योंकि ग्वालियर गुना का और उसके साथ साथ गुना के साथ ही विदिशा का तो कुछ समीकरण समझ में आता है, क्योंकि ऐसे चेहरे हैं कि इनको ही तवज्जो दी गई। बाकी सीटों पर क्या हुआ? देखिए सबसे शुरुआत हम भोपाल से करते हैं कि आखिर भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को क्यों टिकट काटा गया, क्यों चुनाव मैदान में नहीं उतारा, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा एक हार्ड हिंदुत्व का चेहरा भी थी और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये कह सकते थे कि जिस तरीके से बीजेपी वर्तमान दौर में राजनीति कर रही है एक हार्ड हिंदुत्व की, उसके लिए एक सुटेबल चेहरा मान के चला जा रहा था। लेकिन देखिए इसके विपरीत जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो नेता है, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं जिक्र करूंगा, इसमें कई बार हमने मंच से हमने ये चेतावनी भी सुनी है कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए भी, कि जनता के बीच में जब भी वो कोई बयानबाजी दे तो सधे हुए शब्दों के साथ दे। कोई जो मायने निकाले जा रहे हैं राजनीति के, उसमें कई प्रकार के मायने निकाल के नहीं सामने आए। हालांकि देखिए साध्वी प्रज्ञा की बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से हमने देखी है, शब्दों का हमने इस्तेमाल करते हुए देखा, तो एक हार्ड हिंदुत्व की छवि उनकी हुई बनती हुई दिखाई दी। उसके बाद से कई बार बीजेपी को उनके बयानों की वजह से बैकफुट पे आना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के जो बयान सामने निकल के आया था उसके ऊपर दुख जता चुके थे। और कई बार ऐसा भी हुआ था कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे नेता जब साध्वी का बयान आता था तो उसके बाद उस बयान से किनारा कर लिया करते थे। तो ऐसे में ये मान के चला जा रहा था कि चूंकि देखिए बिल्कुल सदी हुई इस समय बाजी जो कहीं ना कहीं सरकार की केंद्र सरकार की तरफ से चल रही है, तो ऐसे में एक वो विवादित चेहरा जो कहीं ना कहीं चुनावी समर में पार्टी को डैमेज कर सकता था, उसको हटा दिया गया। उसकी जगह पे आलोक शर्मा को लाया गया। देखिए आलोक शर्मा के अगर मैं राजनीतिक करियर की बात करूं तो राजनीतिक करियर के हिसाब से आलोक शर्मा कई संगठनात्मक पद पे रहे, भोपाल के महापौर रहे हैं, जनता के बीच में लगातार बने रहते हैं। और खास तौर पे देखिए जिस तरीके की बयानबाजी की वजह से जिस वजह से साध्वी का जो टिकट कटा गया, उस बयानबाजी से आलोक जो काफी दूर रहते हैं। सदै हुए बयानबाजी देना और पार्टी के हित में लगातार काम करना, संघ के करीबी माने जाने वाले नेता माने जाते हैं, तो ऐसे में उनको सीधे तौर पर उनको चुनावी मैदान में उतारा गया। देखिए इन तमाम जो चीजें हैं, यानी कि तमाम वो 7 नाम उस जिनके टिकट काटे गए, उसमें
सबसे अहम नाम जो चर्चाओं में बन चुका है और चर्चा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो नाम जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में हराया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हीं के गढ़ से हरा दिया गया था, केपी सिंह, उसका टिकट काट दिया गया है और उसी के जगह पे गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतार दिया गया। देखिए, इसके पीछे भी कई सियासी कारण माने जा रहे हैं। देखिए, इस समय अगर वर्तमान दौर में हम सियासत का मिजाज देखें और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मध्य प्रदेश में नेताओं का जो है रुझान किसकी ओर ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले नाम पे आते हैं। और कहीं ना कहीं इस समय अगर गुड लिस्ट में हम देखें पीएम मोदी के, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे उनको चुनाव मैदान में उतारना था। माना यह जा रहा था कि ग्वालियर से भी उनको टिकट में चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया दबे जबान में ये बात को जता चुके थे कि उन्हें गुना सीट जो है काफी सेफ लगती है और ग्वालियर से वो लड़ने के ज्यादा मूड में नजर नहीं आ रहे थे। तो हुआ भी वही और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनको चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि आगे इसका क्या सियासी समीकरण के साथ क्या इफेक्ट होता है और किस तरीके से उसके चुनावी परिणाम आते हैं, वो एक परिणाम के लिए दिन हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो देखिए, इसके साथ में अगर मैं विदिशा की बात करूं, रमाकांत भार्गव थे उनकी जगह। ठीक है अतुल, मैं आ रहा हूं। यही चीज जरा मैं विनोद से भी समझना चाह रहा हूं, क्योंकि ग्वालियर का जब जिक्र हो रहा है और फिर गुना का जिक्र हो ही रहा है, तो विनोद से और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। विनोद, क्या वजह मानी जा रही है कि इससे पहले गुना में कांग्रेस की सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़े और वहां से केपी यादव को टिकट दिया गया, लेकिन केपी यादव ने जीत दर्ज की, बावजूद उसके उनका टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही दिया गया टिकट? क्या वजह हो सकती है? वहीं शेजवलकर साहब मौजूदा सांसद हैं, लेकिन उनका टिकट काट करके अब देखिए ग्वालियर में एक नया मौका दिया जा रहा है। इन दोनों सीटों को अगर हम समझे तो क्या दिखता है? देखिए, इन दोनों सीटों की अगर बात करते हैं तो गुना की अगर सीट को हम समझे तो गुना की पुश्तैनी सीट सिंधिया परिवार की रही है पिछले कई दशकों से। देखिए, राजमाता विजयराजे सिंधिया वहां से सांसद रही भारतीय जनता पार्टी से, उसके बाद माधवराव सिंधिया कांग्रेस से सांसद बने और माधवराव सिंधिया के बाद फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से सांसद रहे कांग्रेस के 4 बार। तो एक बार अगर वो इलेक्शन हार भी गए तो उस समय की वजह मोदी लहर बताई जा रही है, क्योंकि मोदी लहर में उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता केपी यादव से चुनाव हारे। तो एक बार की हार से किसी बड़े नेता का कद इतना छोटा नहीं माना जा सकता और इसीलिए पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर एक बार फिर से गुना से भरोसा जताया है। ये एक बड़ी वजह लग रही है कि सिंधिया के मन में भी कहीं ना कहीं ये चल ही रहा था कि गुना की जनता ने एक बार उन पर भरोसा नहीं रखा, तो हो सकता है दोबारा भरोसा जीता जा सके। इसीलिए वो गुना ग्वालियर दोनों जगह में ही लगातार संपर्क बनाए रखे थे और ये एक बड़ी वजह लग रही है कि गुना उनका पुरानी सीट रही है और पुश्तैनी सीट रही है। जहां तक ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के लड़ने की बात थी, तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये लग रहा होगा कि एक समीकरण ओबीसी और सामान्य का भी बैठाना है, तो मुरैना से सामान्य को दे दिया है सिमंगल सिंह तोमर और ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण से 2 बार के विधायक रहे, तीसरा चुनाव वो जीत नहीं पाए, मामूली अंतर से हार गए, लेकिन ओबीसी चेहरा है वो। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह ये है, 2 वजह इसकी सामने आई हैं। एक तो विवेक शेजवलकर की उम्र लगभग 74-75 साल की हो गई है, वो एज क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे थे और कांग्रेस ने अशोक सिंह को, जो कि ओबीसी चेहरा है, ग्वालियर के हैं, उनको राज्यसभा सांसद बनाया। तो उनके मुकाबले बीजेपी को एक ओबीसी चेहरा टक्कर में लाना था, जो लोकसभा चुनाव में पार्टी का एक चेहरा बन सके और मदद कर सके। यही एक वजह लग रही है कि भारत सिंह पे भरोसा जताया, क्योंकि भारत सिंह कहीं ना कहीं विनम्र स्वभाव के एक नेता रहे, व्यवहार कुशल माने जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया है, ये पूरे मध्य प्रदेश में उनकी एक पहचान बनी है और पार्टी ने इसीलिए एक भरोसा उन पर ग्वालियर से टिकट देकर जताया है। कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम चारों सीटों की बात करें तो केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये तीनों की तीनों जो नेता हैं, ये नरेंद्र सिंह तोमर की ही टीम के माने जाते हैं। सिमंगल सिंह तोमर नरेंद्र सिंह तोमर की, संध्या राय जो कि भिंड से टिकट दिया गया है, वो भी नरेंद्र सिंह तोमर की टीम की सदस्य रही। भारत सिंह कुशवाहा नरेंद्र सिंह तोमर की टीम के माने जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान के भी काफी करीबी रहे हैं। तो इस तीनों ही सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, उस पर पार्टी ने भरोसा जताया है। सिंधिया समर्थक सिंधिया के साथ जो भी आए थे कांग्रेस से,
जो टिकट मांग रहे थे उनमें किसी को भी टिकट नहीं दिया गया है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक झटका जरूर है। वो जी। केवल गुना सीट पर ही अब चुनाव लड़ रहे हैं और गुना पर ही जी। उन पे पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा ठीक जताया है, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विनोद, मैं आता हूं आपके पास। जरा अंकुश भी हमारे साथ मौजूद है। अंकुश, जरा मैं आपका रुख करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जरा चेहरों के नाम भी देख लीजिए आपके सामने। वो तस्वीरें छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो पहली लिस्ट, सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान, 7 लोकसभा सीटों पर चेहरे बदल दिए गए। ये बहुत ज्यादा अहम है। 2019 में जीते 2 सांसदों को रिपीट किया गया है। 2 सांसद ही रिपीट हुए। सांसद विजय बघेल को दुर्ग से एक बार फिर से मौका मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ संतोष पांडे को राजनांदगांव से फिर से टिकट दिया गया। ये 2 ही चेहरे हैं जिन्हें दोबारा मौका मिला है। लेकिन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा से टिकट दिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। अभी वो मंत्री भी हैं। 11 सीटों में से 3 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा गया है। और इन सब के अलावा जरा आप समझिए कि कांग्रेस से बीजेपी में आए चिंतामणि महाराज को सरगुजा से टिकट दे दिया गया है। तो अंकुश हमारे साथ, हमारे सहयोगी रायपुर से बने हुए। अंकुश, जरा मैं ये समझना चाहूंगा कि अगर छत्तीसगढ़ की इस डिटेलिंग को समझे तो क्या दिखाई देता है? 2 ऐसे सांसद जिन्हें रिपीट किया गया है, बाकी 7 जगहों से जो टिकट है वो काट दिए गए। महिलाओं को जो मौका मिला उसकी स्क्रूटनी जरा कीजिए, क्या नजर आ रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी ने फार्मूला अपनाया है, उस फार्मूले के लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लेकर चल रही है, उस फार्मूले में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों को रखा गया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलाव अगर हुआ है तो वो छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिला है। क्योंकि महज 11 लोकसभा सीटें हैं और 11 लोकसभा सीटों में बड़े बदलाव जो हैं हर एक लोकसभा सीट में होते हुए दिखाई दिए हैं। राजनांदगांव और दुर्ग लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। पुराने जो वर्तमान के सांसद हैं उनको फिर से वहां पर रिपीट कर दिया गया है, उनको टिकट दे दिया गया है। उसके काफ़ी बड़े मायने हैं। चूंकि विजय बघेल जो दुर्ग लोकसभा सीट से जीते थे 2019 का चुनाव, और सांसद संतोष पांडे जो राजनांदगांव लोकसभा से जीत कर आए थे, ये 5 साल, ये बीते जो 5 साल थे 2019 से अब तक का जो समय था, उसमें इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संगठन में भी रही है और सरकार में भी रही है। क्योंकि दोनों को सांसद रहते हुए उन्होंने दिल्ली की भूमिका भी उसी तरीके से निभाई जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन में योगदान उन्होंने किया है। इन दोनों का योगदान जो है इस 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। जो भारतीय जनता पार्टी को जो बड़ा बहुमत मिला है छत्तीसगढ़ में सरकार को विधानसभा में, उसमें इन दोनों बड़े नेताओं का बड़ा योगदान रहा है। बाकी सीटों की अगर हम परिवर्तन की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण डिसीजन, बाकी सीटों की अगर हम बात करें तो जांजगीर चांपा में एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। क्योंकि कमलेश जांगड़े को जांजगीर चांपा से टिकट दिया गया है, गुहाराम अजगले को टिकट वहां से काट दिया गया है। अगर हम केवल रायपुर शहर की बात, रायपुर लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में सांसद हैं सुनील सोनी, उनकी जगह पे अब बृजमोहन अग्रवाल जो सरकार में मंत्री भी है उनको टिकट दिया गया है। सरोज पांडे को सीधा दुर्ग लोकसभा से उठाकर सीधा कोरबा लोकसभा सीट पर उनको टिकट दिया गया है। कोरबा लोकसभा सीट पर ज्योत्सना महंत कांग्रेस पार्टी से अभी वर्तमान की सांसद है, उनको मैं जरा और समझेंगे हम इसको। छत्तीसगढ़ के बारे में और जरा बात करेंगे। अंकुश, आप बने रहिएगा क्योंकि अभी एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। जरा आप बने रहिएगा और अतुल और विनोद आप भी बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ये बड़ी खबर और इस बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए हैं।